चले जी, हम स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड हस्टिंग्स से जो है ना स्टार्ट करते हैं 1813 में। 1813 से 1823 तक इसको दोबारा भेजा गया था। ठीक है। अब ये वो ब्रिटिश ऑफिसर था जो कि हाईली रिप्यूटेड था, और बड़ी पोस्ट के ऊपर जो है ना इसको क्या किया गया था, इंडिया के अंदर दोबारा से भेजा गया था। तो इस वजह से जो है ना इसका ये दूसरा टेन्योर होता 1813 से 1822, 1813 से 1823 के दरमियान का। इसके अलावा इसने जो है कुछ पॉलिसीज थी जिसमें नॉन इंटरवेंशन पॉलिसीज है, जो कि सर जॉन शोर ने शुरू की थी, इसको खत्म किया है इसने। इसकी जगह कौन सी पॉलिसी लाया था? इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी ऑफ द वार, ये पॉलिसी लेके आया था नई। नॉन इंटरवेंशन की जगह ये पूछ सकता है क्वेश्चन जी, वो कौन सी पॉलिसी है जो नॉन इंटरवेंशन की जगह आई थी? इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी ऑफ द वार है। ये कौन लेके आया था? ये लॉर्ड हस्टिंग लेके आया था। ठीक है। इसके अलावा इसने पेशवा जो है, पेशवाशिप, ये खत्म की थी। पेशवाशिप 1818 में खत्म की थी। पेशवाशिप क्या थी कि जी पहले ये बड़े बड़े इनके जो है ना मुशीर वजीर रखे होते थे, इनको खत्म करके इनको एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टों के अंदर जो है ना कन्वर्ट किया गया था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टें जो है ना वो की गई थी, पेशवाशिप खत्म किया गया था। इसके अलावा जो है इसने सेंसरशिप ऑफ द प्रेस जो है, यानी कि प्रेस को जो महदूद कर दिया गया था, और गवर्नमेंट जो है उसको पाबंदियां लगा दी गई थी, तो वो इसने ये खत्म की थी। उसके अलावा ट्रीटी ऑफ सगाली जो है ये इसने साइन की थी, ट्रीटी ऑफ सगाली। अब ट्रीटी ऑफ सगाली क्या थी बेसिकली? ये इसी के दौर की थी, ये साइन हुई थी 1816 के अंदर। ट्रीटी ऑफ सगाली कब हुई थी? 1816 में साइन होती है, 4 मार्च 1816 को। ये 4 मार्च 1816 को साइन हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके दरमियान हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और इसके साथ था उस टाइम एक डायनेस्टी उभर रही थी, बल्कि नहीं, ये थी गुरु गजराज मिश्रा। ठीक है। गुरु गजराज मिश्रा जो है उसके दरमियान हुई थी। गुरु गजराज मिश्रा, उसके दरमियान। तो ये एक डायनेस्टी थी गुरु गजराज मिश्रा की, वो उभर रही थी, तो इनके दरमियान में ये ट्रीटी हुई थी, जिसको क्या कहते हैं, ट्रीटी ऑफ सगाली कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा लॉर्ड एमहर्स्ट। एमहर्स्ट लॉर्ड लॉर्ड एमहर्स्ट जो है ना वो आता है 1823 से 1820 के दरमियान, 28 के दरमियान, 2328 में आता है। अब ये जो है म्यूटनी ऑफ बरकपुर, म्यूटनी ऑफ बरकपुर जो है वो किसके दौर में हुई थी? वो हुई थी लॉर्ड एमहर्स्ट के दौर में हुई थी। कब हुई थी जी? ये 1824 में हुई थी। जी एक मिनट। देखिए आप इसमें अगर हम जाएं भी सही इसकी डिटेल में, इंपीरियलिस्टिक या उसकी पॉलिसी के दौर उसमें, वहां पे पीपीएससी में वो डिटेल नहीं पूछेगा आपसे कि इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी कौन सी थी या इंटरवेंशन कौन सी थी, ये नहीं पूछेगा। जस्ट आपको ये इल्म होना चाहिए कि किस सन में हुई थी, आपके लिए ये इनफ है, ये इसकी खूबसूरती है। आप डिटेल में जाएंगे आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है। तो आप जस्ट इनकी डेट याद रखें और कुछ भी ना करें आप, वहां पे वो डिटेल नहीं पूछता। अच्छा, उसके बाद जी ट्रीटी ऑफ म्यूटनी ऑफ बरकपुर। म्यूटनी ऑफ बरकपुर क्या थी बेसिकली? ये एक बिंदी तिवारी एक शख्स था, बिंदी तिवारी। ठीक है, बिंदी तिवारी। तो बिंदी तिवारी शख्स, इसने क्या किया, इसने बगावत कर दी। इस तरह की बगावत की कि अ, जो शिप होती है, बोर्ड ऑन बोर्ड शिप जो होती थी, उनको जो है ना उसने समंदर से पास होने के लिए जो है ना इजाजत ना दी। उसने बगावत कर दी, उसको रोक लिया, इनकी शिप्स को, ब्रिटिश की। तो इस वजह से क्या हुआ कि ब्रिटिश ने इसको म्यूटनी तस्वर किया, और उन्होंने इसके खिलाफ जो है ना क्या किया, आ, बकायदा लड़ाई की थी। किसके खिलाफ? बिंदी तिवारी के खिलाफ। तो ये कब हुई थी म्यूटनी ऑफ बरकपुर? ये हुई थी नवंबर 1824 में, नवंबर 1824 में हुई थी म्यूटनी ऑफ बरकपुर। अच्छा, इसके बाद देखिएगा ट्रीटी ऑफ
यंदाबो हुई थी, ट्रीटी ऑफ यंदाबो, ये 1826 में जो है ये साइन हुई थी। अब 1824 के अंदर, 1824 में जब म्यूटनी होती है बरकपुर, इसी दौरान ही, ठीक है, एक वार होती है जिसको एंग्लो बर्मीज वार कहा जाता है। एंग्लो बर्मीज वार, एंग्लो बर्मीज वार हुई थी। ये किसके दरमियान हुई थी? ये ईस्ट इंडिया कंपनी और ये थी कौन बांग डायनेस्टी के दरमियान। कौन बांग डायनेस्टी, कौन बांग डायनेस्टी, ये उस टाइम की उभरती हुई डायनेस्टी थी इंडिया के अंदर, कौन बाग डायनेस्टी, इसके दरमियान हुई थी। ब्रिटिश और इनकी आपस में हुई थी। कब हुई थी? 1824 में ये शुरू हुई थी, एंग्लो बर्मीज वार, और ये 1826 में एंड हुई थी। कब हुई थी? 1826 में। तो किस ट्रीटी के तहत ये एंड हुई थी? ये ट्रीटी ऑफ यंदाबो के तहत हुई थी। किसके तहत? ट्रीटी ऑफ यंदाबो। ट्रीटी ऑफ यंदाबो के तहत जो है ना ये क्या हुई थी? एंड हुई थी 1826 में, 24 फरवरी 1826 को ये एंड हुई थी। ठीक है। अच्छा, ये इंडिया की सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव वार इसको कहा जाता है। किसको? एंग्लो बर्मीज वार को। किसको? एंग्लो बर्मीज वार। एंग्लो बर्मीज वार जो है ये इंडिया की मोस्ट एक्सपेंसिव वार थी। एक्सपेंसिव। जी, नेक्स्ट आइएगा। हाँ जी, यहां तक क्लियर है। तरफ आते हैं, कोशिश करते हैं वो क्वेश्चन देखें जो मोस्टली पेपर में आते हैं। 1828 से 1833 के दरमियान रहा था ये। अच्छा, इसने जी, ये किसके बाद? ये जो चार्टर एक्ट था 1833, चार्टर एक्ट 1833 के तहत इसके बाद जो है ना ये जी एक मिनट जी, चार्टर एक्ट जो 1833 था वो इसी के दौर में आया था। ठीक है, किसके? लॉर्ड विलियम बेंटिक के दौर में आया था, ये 1833 तक रहा था। इसी के दौर में चार्टर एक्ट 1833 आता है। इसको लिबरल गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिबरल गवर्नर जनरल। अच्छा, इसने सत्ती का कानून जो है ना, कानून जो था इंडिया के अंदर, यानी कि सत्ती का कानून क्या है? अगर कोई शख्स मरता है तो उसकी बेवा को भी उसके साथ वो कर दिया जाता था, जला दिया जाता था। तो सत्ती का कानून था ये, इसने ये खत्म किया था इंडिया के अंदर, सत्ती का। इसके अलावा जी, इसने इंग्लिश जो है एज ए हायर एजुकेशन के अंदर इंग्लिश एज ए लैंग्वेज जो है ना इसने इंट्रोड्यूस करवाई थी, विलियम बेंटिक ने। उसके बाद सर चार्ल्स जो है मेटकैल्फे, चार्ल्स मेटकैल्फे, ये 1835 से 1836 तक आया। ठीक है, और इसने जो है ये रिमूव की थी वर्नैकुलर प्रेस एक्ट के ऊपर जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी, और इसने जो लाइसेंसेस थी वो सारी रिमूव की थी। ठीक है, अब वर्नैकुलर प्रेस एक्ट क्या था बेसिकली? वो ये था, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट के गवर्नमेंट ने ये पाबंदियां लगाई थी कि जो मीडिया के ऊपर आके, यानी कि जो बयानबाजी करेगा जो गवर्नमेंट के खिलाफ स्पेशली, तो उसको क्या कर दिया जाएगा? उसके लिए सजा थी, उसको जेल में डाल दिया गया, तो उसकी रिहाई नहीं थी, और उससे पूछा भी नहीं जाएगा कभी किस वजह से डाला गया है। तो ये जो है ना ये इसी के दौर में था। इसके अंदर कुछ पाबंदियां लगाई हुई थी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के ऊपर। इसको लाइट किया हुआ था, इसने आके दोबारा ओपन कर दी थी ये। उसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड था। लॉर्ड ऑकलैंड जो है, अच्छा ये एक और चीज आपको मैं यहाँ पे बताता चलूं, मैं पढ़ रहा था ना जब ये आपके थोड़ा सा रिवाइज कर रहा था, तो मेरे माइंड में बड़ी जबरदस्त चीज आई। देखिए, आप अगर मौजूदा दौर के देखें हमारे, तो हमारी जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है या एस्टेब्लिशमेंट है या आर्मी है या जो भी है, वो आप ये चीज देख लें कि ये कानून सारा कहाँ का चला आ रहा है? ब्रिटिश दौर का। अब ये ब्रिटिश ने तो ये कानून बनाए थे इंडिया के अंदर बेसिकली, क्यों? ये इस तरह के वर्नैकुलर प्रेस एक्ट हो गया या
और भी थे एक्ट थे, लैब, इसके लैब्स एक्ट हो गया, ये डिफरेंट। ये तो बनाए थे इन्होंने बेसिकली यहाँ की आवाम को कंट्रोल करने के लिए बनाए थे, ये इनका घर थोड़ी था। ये तो आए थे यहाँ पे जो है ना अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करने। तो इन्होंने हुकूमत की थी, तो डेफिनेटली इन्होंने क्या करना था, इन्होंने पॉलिसी जो बनाई थी वो आवाम को दबा के रखने के लिए बनाई थी। अब इनके अगर आप ब्रिटिश में चले जाएं तो वहां पे ये इस किस्म के कोई एक्ट नहीं है, वहां पे आवाम को दबाया थोड़ी जाता है ये। तो ये हमारे लिए महकूम लोगों के लिए थी। अब वही पॉलिसी चली आ रही है। हमारा 1956 तक जो है 1935 वाला एक्ट चलता रहा, ठीक है। तो मजे की बात है कि अब भी आप देखें, अगर ब्यूरोक्रेसी को देखें या हमारे स्टैब्लिशमेंट को देख लें या लॉ को देख लें, ठीक है, जुरिडिक्शन को देख लें, तो अभी तक वही कानून है, वही दबाए जा रहे हैं। उन्होंने तो ये बनाए थे कि महकूम लोगों को दबाने के लिए। अभी तक इन्होंने कोई ऐसी चेंजेस नहीं लाए कि ये हमें जो है ना कोई ऐसा कानून दें जिसमें हम शहरी महफूज हों, जो हमारी बेहतरी के लिए हो। अभी भी जो कानून है वो सिर्फ सिर्फ आवाम को दबाने के लिए, और अभी तक ये वही के वही खड़े हैं। जब ये आजाद कहाँ हुए थे, आजाद तो हुए नहीं है। अगर आजाद होते तो इनकी कानून साजी तो होती। अभी तक हुई है। ब्यूरोक्रेसी को देख ले, उसका माइंड कंसेप्ट वही है जो कि ब्रिटिश का था, तो वही चला आ रहा है। अच्छा, लॉर्ड ऑकलैंड जो है 1836 से 1842 के दरमियान रहा। इसने जो है बेसिकली नेटिव स्कूल्स को क्या किया, कमर्शियल इंडस्ट्री का जो है ना इसने एक्सपेंड की, इंडिया के अंदर कमर्शियल इंडस्ट्री और नेटिव स्कूल्स इसने कायम किए। इसके अलावा इसके टेन्योर के अंदर जी फर्स्ट एंग्लो अफगान वार हुई थी। पहली जो एंग्लो अफगान वार हुई थी वो किसके दौर में हुई थी, वो लॉर्ड एक्लॉन्ड के दौर में हुई थी, 1836 से 42 में ये रहा था। अब इसके हवाले से भी देख लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं अफगान वार के हवाले से कि फर्स्ट एंग्लो अफगान वार कब हुई थी जी, 1838 में हुई थी। इसी के दौर में, ऑकलैंड के दौर में 1842 तक रही थी, इसके दौर तक रही थी। इसका दौर भी खत्म हुआ और पहली एंग्लो अफगान वार वो भी खत्म हुई। मैं थोड़ा सा और भी बता देता हूँ कि दूसरी एंग्लो अफगान वार वैसे कब हुई थी, इसमें नहीं है लेकिन देख लीजिएगा। सेकंड जो हुई थी एंग्लो अफगान वार, ठीक है, एंग्लो अफगान, वो हुई थी 1878 से 80 के दरमियान, 1878 से 1880 के दरमियान हुई थी, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड हुई थी वो 1800 वो 1919 में हुई थी। तो 1919 के अंदर जो है ना थर्ड जो अफगान वार होती है, एंग्लो अफगान वार 1919 में, इसमें अफगानिस्तान आजाद हो जाता है, 1919 में हुआ था। ये जो है ना ये एंग्लो अफगान वार हुई थी, ऑकलैंड के दौर में पहली हुई थी। उसके बाद लॉर्ड डल हाउस को देखिएगा, ये 1848 से 56 तक रहता है। इसके टेन्योर के दरमियान क्या होती है, सेकंड एंग्लो सिख वार होती है। मैंने बताया फर्स्ट एंग्लो सिख वार कब हुई थी, 45 में, 46 के दरमियान, ठीक है, जिसमें ट्रीटी ऑफ लाहौर और ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी, ठीक है, अमृतसर और लाहौर हुई थी। उसके बाद जो दूसरी हुई थी अफगान सॉरी सेकंड एंग्लो सिख वार, ये 1849 में हुई थी। इसके बाद सिख जो है ये खत्म हो गए थे, सिख की हुकूमत क्या थी, इनकी डायनेस्टी खत्म हो गई थी सेकंड एंग्लो सिख वार में। तो ये किसके दौर में हुई थी, डल हाउस के दौर में हुई थी। अच्छा, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो था, ये इसने एक दी थी, ये वही थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जब शुरू में जो है बल्कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इसने दी थी, ठीक है। इसी के दौर में हुई थी 1848 से 1856 में, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये क्या थी, वही थी जिसमें जो है मतलब कि कोई अगर नवाब मर गया तो उसकी जगह क्या होगा, उसका बेटा अगर नहीं है तो उसकी जगह वो किसी को अगर अडॉप्ट करता है तो जायदाद उसको नहीं मिलेगी, बल्कि क्या करेंगे, ये गवर्नमेंट ऑफ द ब्रिटिश के पास चली जाएगी। तो ये था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये इसी ने दिया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसको खत्म किसने किया था, लॉर्ड कैनिंग ने आके किया था, लॉर्ड कैनिंग ने 1857 में। अच्छा, उसके बाद जी इसने कुछ इलाके थे जिसमें सतारा था, जयपुर था, संभलपुर था, उदयपुर था, झांसी था, नागपुर था, ये सारे इसी के दौर में कैप्चर्ड हुए थे, यानी कि इसने कब्जे में लिए थे अपने। उसके अलावा पहली जो रेलवे थी बम्बे और इसके दरमियान, थेन के दरमियान, बम्बे और थेन के दरमियान जो पहली थी रेलवे, वो कब ओपन हुई थी, वो हुई थी 1853 में, इसी के दौर में हुई थी। ये ओपन हो गई थी रेलवे,
लेकिन बकायदा जो सिस्टम था रेलवे का वो आगे आया था, 1860 के अंदर आया था। उसके बाद जी 1854 में क्या होता है, वुड डिस्पैच थ्योरी। ये एजुकेशन में बड़ी मशहूर है, वुड डिस्पैच थ्योरी। ये कब पेश की गई थी? 1854 में। ये किसके दौर में थी? लॉर्ड डलहौजी के दौर में थी, और ये एजुकेशन से रिलेटेड थी। इसके अलावा इसने जो है विडो रीमैरिज एक्ट भी इसने के दौर में पास हुआ था, 1856 में पास हुआ था। हाँ जी, अब आते हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के हवाले से। इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के हवाले से। तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ये 1857 में हुई थी। 31 मई 1857 को रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? 31 मई 1857 को जो है ना ये बगावत शुरू हुई थी बकायदा। उसके बाद उस टाइम जो ओध था, जहां पे मीरठ का इलाका था, मीरठ से शुरू हुई थी ना ये म्यूटनी। तो ओध जो है, ओध का कमिश्नर कौन था उस टाइम? हेनरी लॉरेंस था। जब ये म्यूटनी शुरू हुई, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको कहा जाता है, ब्रिटिश इसको म्यूटनी बुलाते हैं, हम वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। तो ये 1857 में शुरू होती है, और उस टाइम जो है वहां का कमिश्नर कौन होता है? ओध का हेनरी लॉरेंस था। अच्छा, ब्रिटिश तो इसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को कहते हैं म्यूटनी, हम कहते हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एक और नाम भी है इसका, म्यूटनी को कहते हैं बगावत, ठीक है। और एक नाम और भी है इसका, जिसको डेविल्स विंड भी कहा जाता है। ये डेविल विंड्स कब शुरू हुई थी? इट्स मीन के वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या म्यूटनी भी इसको कह सकते हैं, 1857 में हुई थी, ठीक है। डेविल्स विंड भी इसको नाम को कहा जाता है, इस म्यूटनी के नाम को। म्यूटनी का दूसरा नाम क्या है? डेविल विंड है। इसके अलावा जी ये क्यों शुरू हुई? क्योंकि बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कुछ पॉलिसीज थी वो इतनी खतरनाक हो गई थी, अवाम के हक में तो थी नहीं। इन्होंने तो करना शुरू कर दिया, सारा माल इकट्ठा, रिलीफ तो देना नहीं था। तो जितने लोग थे नीचे, कुछ जिम्मेदार थे, और जो है इसके अलावा कोई रियासतों के सरबराह थे, मुगल अंपायर थे, ये सारे परेशान थे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने इकट्ठे हुए। तो ये जब इकट्ठे होते हैं तो ये क्या करते हैं जी, अब लीड करने वाला कोई नहीं होता, ये उठा के बहादुर शाह जफर साहब जो होते हैं, दो मुगल अंपायर जो बादशाह होता है, उनको उठा के आगे कर देते हैं। तो सारे को जरा लीड कौन कर रहे हैं? बहादुर शाह जफर साहब कर रहे हैं। ये सारे इकट्ठे हो गए, नवाब इकट्ठे हो गए, बंगाल वाले और जितने भी थे, मैसूर वाले, ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद जी इधर से कौन होता है? मंगल पांडे और कुछ और भी मुस्लिम सोल्जर्स होते हैं, मंगल पांडे होते हैं, ये भी बड़ा एक्टिव होते हैं। तो इनको जो है ना ये सारे सपोर्ट करते हैं। अब इन्होंने क्या किया जी? इन्होंने मंगल पांडे ने तो इतना भी किया कि इनकी जो पार्लियामेंट थी उसमें जाके बम फोड़ दिए, और इस तरह जो है ना ये बगावतें शुरू हुई थी। अब ये शुरू कहाँ हुई थी, कहाँ क्यों हुई थी? बेसिकली ये इस वजह से शुरू हुई थी, एक तो मुगल जो ब्रिटिश अंपायर थे उनकी पॉलिसी सही नहीं थी। दूसरा, ये क्या किया था इन्होंने कि गोलियां जो थी, जो बनाई थी रबड़ वाली, वो बेसिकली किसकी उससे बनाई थी? चर्बी से, सूर की चर्बी और गाय के गोश्त से। गाय के गाय के चमड़ी और सूर की चर्बी से बनाई गई थी। तो जो दोनों के लिए, हिंदू के लिए भी नागवार थी, मुसलमानों के लिए भी नागवार थी। तो इस वजह से जो है ना ये निकले थे, इनसे बगावत भी की। मंगल पांडे भी थे इसमें शामिल था, और बड़ी पॉपुलर फिगर था 1857 की जंग आजादी का। तो यहां से जो है स्टार्ट हुई थी, इन्होंने रिवॉल्ट किया था। कहां से शुरू हुआ था एग्जैक्ट पॉइंट पूछा जाता है, बरकपुर, मीरठ, मीरठ का भी आता है, बरकपुर का भी आता है, जहां से जो है ये शुरू हुआ था। अच्छा, ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड का 31 मार्च 18 को खत्म हुई थी, ठीक है। उसके बाद क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन एक्ट ये का पास पेश किया गया। ये भी पूछा जाता है, देखिए जब बगावत शुरू होगी तो इस टाइम इधर ईस्ट इंडिया कंपनी है ऑल इन ऑल, फिलहाल उसको ब्रिटिश लीड कर रहा है, ठीक है। लेकिन अभी ये
वो जो है क्या था कि ये अपने टैक्सेस वगैरह देती थी कंपनी सारा कुछ। लेकिन जब क्वींस विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन एक्ट आया, तो क्योंकि उस टाइम क्वीन विक्टोरिया थी, तो उसके तहत जो है ना ये क्या किया गया था, एक्ट पास किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया जाए, ये गवर्नमेंट की तहवील में ले ली जाए। मतलब कि इसको लीड कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी। तो क्वींस विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन जो एक्ट है, इसने कंट्रोल कर लिया था सब कॉन्टिनेंट के अंदर, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी करेगी वो यूं समझ ले ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही है। तो 1858 के अंदर जो है ना, ये 1857 में, सॉरी 1 अक्टूबर 1857 को जो है ना ये क्या किया गया था, क्वींस प्रोक्लेमेशन विक्टोरिया, क्वींस विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन एक्ट दिया गया था। कब ये दिया गया था? 1 अक्टूबर 1857 को। तो सब कॉन्टिनेंट का कंट्रोल अब किसके पास आ गया जी? ब्रिटिश के पास आ गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी से। और वहां से जो है ना फिर क्या हुए थे, ये जो गवर्नर जनरल थे। अब 1 अक्टूबर, ठीक है, 1 अक्टूबर 1857, इससे पहले, इससे पहले कौन थे? गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल। अब इस तारीख के बाद कौन हो गए? इस तारीख के बाद हो गए वाइस राय, वाइस राय, वाइस राय हो गए। ठीक है। तो इस टाइम जब क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन एक्ट दिया जा रहा था, तो उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? आखिरी लॉर्ड कैनिंग था। तो पूछा जाता है जी आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कनिंग। तो पहला वाइस राय कौन था? डेफिनेटली आखिरी जब वही है तो वो उसी को वाइस राय बनाया जाता है। तो पहला वाइस राय भी लॉर्ड कनिंग था सब कॉन्टिनेंट के अंदर, लॉर्ड कनिंग था। हाँ जी, यहां तक ओके है, बताइएगा। जी ओके है जी। अच्छा, उसके बाद आइएगा, लॉर्ड जॉन कैनिंग को मजीद देखते हैं हम। 1856 से 1862 तक रहा, 57 में जंगी आजादी हुई, यही था। इसको फिर वायसराय बना दिया गया, इसलिए ये आखिरी गवर्नर जनरल था ईस्ट इंडिया कंपनी का, और पहला वायसराय था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। अच्छा, कंपनी का गवर्नर जनरल होता था, कंपनी का कौन होते थे? गवर्नर जनरल होते थे। और ब्रिटिश एम्पायर के क्या थे? वायसराय हो गए थे। इसने पहली यूनिवर्सिटी बनाई थी मुंबई के अंदर, मद्रास के अंदर, कलकत्ता के अंदर 1857 में बनाई थी, इन तीनों शहरों के अंदर। इसके अलावा इसने जी लॉ ऑफ अडॉप्शन जो है, जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा जाता है, लॉ ऑफ अडॉप्शन, इसको इसने रिमूव किया, खत्म किया, डिमोलिश किया। उसके बाद जी इसने इंडियन कौंसिल एक्ट 1861 वो पेश किया। इसमें क्या था जी? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द यूके दैट एम्पावर द इंडियाज एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू फंक्शन ए कैबिनेट। अब इसका मकसद क्या था इंडियन काउंसिल एक्ट का 1861? इसके बनाने का मकसद ये था कि जिसे कैबिनेट होती है वो बनाई जाए, जो कि इंडिया के अंदर मामलात को देख सके। उसके बाद रेलवे जो है, रेलवे का सिस्टम इसी के दौर में इसी ने प्रपोज किया था 1861 में। आप पूछते हैं जी, पहली जो रेलवे ट्रैक था वो बिछाया गया था 1853 में। वो कराची टू कोटरी था, वो कराची से कोटरी तक ट्रैक था जो कि बिछाया गया था। और जो पहली ट्रेन थी वो दिल्ली से थेम चली थी। अच्छा, उसके बाद देखिएगा, ये कितने किलोमीटर थी? 169 किलोमीटर की थी। उसके बाद है जी लॉर्ड लॉरेंस, 1864 से 1869। उसके बाद जी लॉर्ड लॉरेंस आते हैं, इसको देखिएगा। जी 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, मुझे जस्ट 1 मिनट होल्ड कीजिएगा।
जी। अब है जी लॉर्ड लॉरेंस, 1864 से 1869। इसने क्या किया था? इसने कोर्ट एस्टेब्लिश की थी बॉम्बे के अंदर, कलकत्ता के अंदर, मद्रास के अंदर 1865 के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जी इसने इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसने बनाया था। इसको सेवियर ऑफ द पंजाब भी कहते हैं, इसने इनके पंजाब को बड़ा तहफुज दिया था, मुहाफिज कहा जाता है। उसके बाद लॉर्ड मायो है, 1869 से 1872 तक है इसका टेन्योर। 1869 से 1872 तक रहा। पहले जो सेंसस थे हेल्ड हुए थे, कब हुए थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो पहले सेंसस थे कब हुए थे, वो 1872 भी पूछा जाता है, 1871 भी। ये आप माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो कहीं पे 1872 आता है, कहीं पे 1871 आता है, मोस्टली 1872 का पूछा जाता है। अच्छा, उसके बाद जी ये वन एंड ओनली पूछा जाता है जी, वो कौन सा वायसराय था जिसकी असैसिनेशन की गई थी? वन एंड ओनली वायसराय जिसको कत्ल किया गया था। मैं वो भी बताता हूँ, 1881 भी बताता हूँ मैं आपको, वो आगे है, चल के मैं बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो इसको जो है ना, ये वन एंड ओनली वायसराय था जिसको असैसिनेट किया गया था। कहाँ पे? पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है जी? ये है अंडमान आइसलैंड है, इंडिया के अंदर अंडमान आइसलैंड। तो वहां पे 8 फरवरी 1872 को वो पूछता है जी, वो कौन सा वन एंड ओनली वायसराय था जिसको असैसिनेट किया गया था लॉर्ड मायो को? कब? 1872 में। किसने किया था जी? शेर अली अफरीदी ने किया था, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर के मकाम पर, क्योंकि 1857 की जो जंग आजादी थी उसके बाद इनके कुछ लोग थे जो कि जेलों में थे, और ये मजामतें चलती रही थी, इसी वजह से इसको मारा गया था। उसके बाद जी लॉर्ड लाइटन को देखिएगा। लॉर्ड लाइटन। अच्छा सर, ये जो म्यू अस्पताल है वो इसी के नाम पे है, लॉर्ड म्यू के नाम पे? जी जी जी। अच्छा, उसके बाद जी लॉर्ड लाइटन को देखिएगा। इसका टेन्योर जो 1876 से 1880 के दरमियान है। इसके अलावा दिल्ली दरबार जो है इसने हेल्ड करवाया था। दिल्ली दरबार, दिल्ली के अंदर जो है ना एक दरबार जो है वहाँ जो इसके कॉलेज के अंदर है, ठीक है, दिल्ली दरबार, उसने हेल्ड कराया था। इसने क्या किया था? इसने बेसिकली डेकोरेट किया था 1877 के अंदर क्वींस विक्टोरिया के नाम से मंसूब करके, यानी कि दिल्ली दरबार को इसने बड़ा प्यारा किस्म का डेकोरेट किया था, बड़ा जबरदस्त किस्म का, आउटस्टैंडिंग। और किसके नाम के ऊपर इसको मंसूब करवाया था? किसके नाम पे किया था डेकोरेट? क्वीन विक्टोरिया के नाम पे। और उसको नाम क्या दिया था? कैसर हिंद का नाम दिया था, ठीक है। कैसर हिंद 1800, कैसर हिंद के नाम से या दिल्ली दरबार के नाम से पूछ सकते हैं। 1877 में हेल्ड हुआ था, एक दरबार हेल्ड हुआ था, यानी कि एक किस्म की मीटिंग हुई थी, बड़ी डेकोरेटेड किस्म की हुई थी, दिल्ली दरबार। उसके बाद एमएओ कॉलेज का इफ्तिताह इसी ने किया था 1877 में, लॉर्ड लेटन ने। एमएओ कॉलेज, ये भी पूछा जाता है। अच्छा, जो लॉर्ड लेटन का एरा है उसको क्या कहते हैं? सीडिंग टाइम। इसके दौर में बड़े काम हुए थे। इसने वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878 इंट्रोड्यूस करवाया, नया। इसके अलावा जी इसने क्या किया? इसने एज लिमिट जो है ब्यूरोक्रेसी की, सिविल सर्विसेज जो एग्जाम था उसकी एज लिमिट रिड्यूस की थी। पहले थी 20 साल, फिर पहले थी 21, फिर 22 हुई, फिर इसने आके चेंज की थी जो है, फिर 21 से आके इसने वापस चेंज की थी 19 के ऊपर, कम की गई थी, ये चेंजेस हुई थी। कोई 22 साल भी गई थी, 21 भी गई थी। तो इसने 21 साल से जो ना क्या की थी, 19 साल की थी ब्यूरोक्रेसी की एज। उसके बाद जी लॉर्ड रिपन को देखिएगा, 1880 से 1884। इसको लोकल गवर्नमेंट का फादर किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इन द इंडिया? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इसने लोकल गवर्नमेंट जो है ना इंट्रोड्यूस कराई थी इंडिया के अंदर, लॉर्ड रिपन ने। उसके अलावा पहला फैक्ट्री एक्ट भी इसने पास करवाया था 1881 में, ठीक है। फर्स्ट रेगुलर सेंसस वो थे इनिशियली, जो पहला एक सेंसस करवाया गया था वो तो करवाया गया था, जनरली करवाया गया था 1872 में या 71 में।
उसके बाद जो रेगुलर सेंसस शुरू हुए थे वो 1881 में हुए थे, रेगुलर सेंसस, ठीक है। उसके बाद जी लोकल गवर्नमेंट एक्ट पास कराया था इसने, 1882 में कराया था, इसलिए इसको फादर ऑफ द लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब इसी के दौर में हुई थी, इसने कराई थी एस्टेब्लिश, कब कराई थी? 1882 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब कब हुई थी? 1885 में हुई थी। और पूछा जाता है जी पंजाब की या पाकिस्तान की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है? यही है, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है। 1883 के अंदर इसने अल्बर्ट बिल जो है ना पास किया था, अल्बर्ट बिल इसने 1885 में पास किया था। उसके बाद देखिएगा जी, लॉर्ड डफरिन जो है ये 1884 से 88 तक रहा। डफरिन इसने सजेशन दी थी ए ओ हयूम को। जो ए ओ हयूम थे ये आके मिले कि जी हमें इंडिया की जो है क्या चाहिए, रिप्रेजेंटेशन चाहिए, यानी कि हमें बकायदा नुमाइंदगी दी जाए। तो इन्होंने कहा जी भाई आप आए किस तरह हैं, आपके पास ना कोई जमात है ना कुछ है, कोई नुमाइंदगी तो हो क्या हम दें। तो फिर इसने मशवरा दिया था, किसको? लॉर्ड डफरिन ने मशवरा दिया था ए ओ हयूम को कि आप जाएं और पॉलिटिकल पार्टी बनाएं। तो इसने कांग्रेस पार्टी बनाने का मशवरा किसने दिया था? ये पूछा जाता है, लॉर्ड डफरिन ने दिया था। अब कांग्रेस जो है, कांग्रेस को देखते हैं थोड़ा सा। ऑल इंडिया कांग्रेस जो है, ऑल इंडिया कांग्रेस, ये 28 दिसंबर 1885 को बनी थी। और ये जो है किस अ, किसने एस्टेब्लिश की थी? ए ओ हयूम, जिसको एलन ऑक्टेवियन हयूम कहते हैं। अब ये पूछा जाता है कांग्रेस का फाउंडर कौन है? ए ओ हयूम है, एलन ओ ऑक्टेवियन ह्यूम, ए ओ ह्यूम। ये फाउंडर है किसका? कांग्रेस पार्टी का, 28 दिसंबर 1885 को। उसके अलावा इसका जो पहला प्रेसिडेंट था पूछा जाता है जी, ये बनर्जी थे। बनर्जी इसके पहले प्रेसिडेंट थे। और पहला जो सेक्रेटरी जनरल था वो खुद एओ हयूम था। उसके बाद जी लॉर्ड्स लैंसडाउन आता है, लैंसडाउन 1888 से 94 में, 1891 में बनता है। और इसने सेकंड फैक्ट्री एक्ट जो है ना पास करवाया था 1891 में। इसने इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 इंट्रोड्यूस कराया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1852 किसने 92 में किसने कराया था इंट्रोड्यूस? लॉर्ड लैंसडाउन ने कराया था। अच्छा, इसके अलावा इसने कमीशन बनाया था बाउंड्री के हवाले से। जब ये एंग्लो अफगान वार हुई थी उसमें फिर इनको मसला होता था ब्रिटिश को, क्यों? क्योंकि वहां से हर आए दिन जो है ये जो खैबर पास है उसके जरिए कोई ना कोई इन्वेडर्स जो है ना पहुंचे होते थे। तो इन्होंने कहा जी बॉर्डर ही कायम कर दिया जाए। ये इन्होंने पहले हमला किया अफगानिस्तान को ऊपर कब्जा करने की, लेकिन नहीं कर सके, तो फिर उन्होंने जो है मुआहदे कर लिए, तो बाउंड्री बना ली। तो इस वजह से जो अफगानिस्तान की बाउंड्री बनाई गई थी वो कब एस्टेब्लिश की गई थी? 1893 में। और इसमें जो कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया गया था वो किसको किया गया था? ड्यूरेंट को किया गया था। हेनरी ड्यूरेंट नहीं है, ये मॉर्टिमर ड्यूरेंट है, मॉर्टिमर, ये ठीक कर लीजिएगा, मॉर्टिमर ड्यूरेंट। उसको जो है ना क्या किया गया था? बाउंड्री का कमीशन इंचार्ज बनाया गया था, कमीशन का इंचार्ज। और 1893 में जो है सेटलमेंट हुई थी। जी 1835 के एक्ट में भी पूछा जाता है। आप उसको देख लीजिएगा, 1835 का एक्ट जो है ना, गूगल से सर्च करके मैं भी आपके साथ शेयर कर दूंगा डिटेल उसकी। अच्छा, उसके बाद जी इसकी जो बाउंड्री लेंथ है वो कितनी है? ड्यूरेंट लाइन की, ड्यूरेंट लाइन बेसिकली किसके दरमियान बॉर्डर है? ड्यूरेंट लाइन जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर है। पाकिस्तान अफगानिस्तान कब सेटल हुआ था? 1893 में सेटल डाउन हुआ था। 1893 में ये क्या हुआ था? सेटल हुआ था। उसके बाद लॉर्ड कर्जन देखिएगा, 1894 से 1905। अब इसके के अंदर जो है ये
1854 से 5 तक रहता है। इसने जो है कुछ बिल पास किए थे जिसको एंशियंट मॉन्यूमेंट एक्ट कहा जाता है, 1904, ये किया। इसके अलावा पार्टीशन ऑफ बंगाल का जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये पार्टीशन ऑफ बंगाल किसके दौर में हुई थी? लॉर्ड कर्जन के दौर में हुई थी, 1905 में। पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल बहुत बड़ी रियासत थी, सूबा था, इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। ठीक है, बंगाल को किसमें किया था? दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। तो उसमें क्या था जी? ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल होगा, सही है, ये ईस्ट और वेस्ट बंगाल था। कब किया गया था? 1905 में। किसके दौर में? लॉर्ड कर्जन के दौर में। और इसने क्या किया था? इसने स्लोगन रेज किया था डिवाइड एंड रूल का। किसने किया था? ये पूछा जाता है, डिवाइड एंड रूल का स्लोगन किसने दिया था? लॉर्ड कर्जन ने, कि जी तकसीम करें और हुकूमत करें। और मजे की बात है, आज भी वही चल रहा है। आपस में लड़वाया हुआ है इन्होंने और हुकूमत खुद कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट, अवाम को लड़ाया हुआ है, सियासतदानों को लड़ाया हुआ है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चल रही है कि तोड़े और हुकूमत करते रहे। ये इसी के दौर में हुआ था डिवाइड एंड रूल। और डिवाइड एंड रूल स्लोगन जो है, इसने पोस्ट से कब रिजाइन किया था? 1906 में। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? जब थक जाए बता दीजिएगा। उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट देखिएगा। स्वदेशी मूवमेंट देख लीजिएगा। स्वदेशी मूवमेंट जो है ये किसने शुरू की थी? ये बेसिकली गांधी ने शुरू की थी। डू और डाई, डू और डाई इसका नहीं था, इसका डिवाइडर रूल था। डू और डाई जो है ये इसके अंदर भी है, आपका आएगा आगे। क्विट इंडिया मूवमेंट के हवाले से था, उसमें भी था, डू एंड डाई का स्लोगन आया था उसमें। ये कहते आजम ने कहा था आई थिंक इसमें, जब तहरीक चलाई जा रही थी। जी, तारक बिन जात का इससे इधर भी यूज किया गया था मूवमेंट के अंदर। अच्छा, सवाल देसी मूवमेंट जो है, नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा, ये स्लोगन जो है उन्होंने भी कहा था कि क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर जो है ना उन्होंने, उसमें भी, उससे पहले आई थिंक इसमें भी यूज किया गया था। ये इनका नहीं है वैसे, डुअल डाई वो जिस तरह का है कि तारक बिन जात का। अच्छा, इधर देखिएगा, स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट जो है ये कब शुरू हुई थी? 7 अगस्त 1905 को। कहां से? टाउन हॉल कलकत्ता से। टाउन हॉल कलकत्ता, टाउन हॉल कलकत्ता से शुरू होती है 7 अगस्त 1905 को। कौन शुरू करता है जी? गांधी शुरू करता है। क्यों करता है जी स्वदेशी मूवमेंट? बेसिकली एक इसलिए करता है जी, ब्रिटिश के खिलाफ थी ये, एक तो, और पहली प्रैक्टिकल मूवमेंट थी, फर्स्ट प्रैक्टिकल मूवमेंट। पूछा जाता है फर्स्ट प्रैक्टिकल मूवमेंट कौन सी थी? प्रैक्टिकल, सॉरी, फर्स्ट प्रैक्टिकल जो मूवमेंट थी, इस मकसद के लिए ये
हाँ जी, बल्कि देखते हैं। इस तरह जो है ना ये डिवीजन की बंगाल और वेस्ट थे। ठीक है, ईस्ट बंगाल में ईस्टर्न बंगाल और असम थे इधर। यहाँ पे क्लोज करते हैं, नेटवर्क नहीं